नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है जिसमें हम जीके के सभी टॉपिक्स को यहाँ पर डीप क्लासेस में कवर कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक विजयनगर साम्राज्य को यहाँ पर कवर करेंगे। किस किस वंश ने यहाँ पर शासन किया, कौन कौन महान शासक हुए, क्या क्या घटनाएं यहां पर घटी, सभी को बिल्कुल कहानी की तरह यहां पर समझेंगे। साथ में विजयनगर साम्राज्य की जो शासन व्यवस्था थी, जो प्रशासन थी यहां पर, उसके बारे में भी बात करेंगे। जो कर व्यवस्था थी यहां की, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट अधिकारी थे या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं विजयनगर साम्राज्य को लेकर A to Z सारी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर यहां पर कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को कवर नहीं किया है, हमने मध्यकाल के कई सारे टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं, आप उनको प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत के बाद हम मध्यकालीन स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों के बारे में बात कर रहे थे। दो जगहों पर बनते हैं, उत्तर भारत में कुछ स्वतंत्र राज्य बनते हैं और दक्षिण भारत में। उत्तर भारत के राज्यों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। आज हम दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बहमनी साम्राज्य को कवर कर जाएंगे। विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य 1336 में स्थापित होता है। 1652 तक यह साम्राज्य रहता है। ठीक है, कहीं पर 1650 दिया है, कहीं पर 1652 दिया है, तो लगभग 1650 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य अस्तित्व में रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कौन सा वंश आता है, A to Z सारी कहानियों को देखेंगे और सभी राजवंशों के बारे में यहां पर डिटेल्ड में बात करेंगे। विजयनगर साम्राज्य को मध्यकाल का पहला हिंदू साम्राज्य माना जाता है। ठीक है, इसके संस्थापक हरिहर और बुक्का, ये दोनों आपस में भाई थे। इन्हीं दोनों भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की जाती है। वर्ष आपसे पूछा जाता है, किस वर्ष में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है, 1336 में। और किसके काल में हुई थी, उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अब कुछ विशेष घटनाक्रम है यहां पर। पहले विजयनगर साम्राज्य की स्थापना को लेकर क्या कहानी थी, क्या बैकग्राउंड था, उसको समझ लेते हैं। एक बार आप पूरा जो आपका कॉन्सेप्ट होता है उसको समझते हुए चलते हैं, फिर आप चीजों को कभी भी नहीं भूलते। तो पहले पूरे घटनाक्रम को समझते हुए चलते हैं। तो यह कहानी शुरू होती है 1325 में। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक का जो चचेरा भाई था बहाउद्दीन गुरशप, ये कर्नाटक में सागर नामक जगह पर विद्रोह कर देता है। जब यह विद्रोह करता है, इसके विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक वहां पर जाता है, कर्नाटक में जाता है और इसके विद्रोह को दबा देता है। लेकिन जो इसका भाई था बहाउद्दीन, ये कंपली के राज्य में भाग जाता है। कंपली एक छोटा सा राज्य, यह भी कर्नाटक में था। तो बहाउद्दीन भागकर कंपली के शासक के पास चला गया। तो अब तुगलक को कंपली पर भी आक्रमण करना था क्योंकि इसी ने शरण दी। तुगलक कंपली पर आक्रमण करता है, कंपली को जीत जाता है और इसको सल्तनत में मिला लेता है। इसी कंपली के विजय के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक हरिहर और बुक्का दो भाइयों को यहां पर बंदी बना लेता है और यही दो भाई आगे जाकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। इसीलिए बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन अभी तक नहीं बने हैं लेकिन बन सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए यह काफी इंपॉर्टेंट है। तो कंपली से वो इन दोनों को बंदी यहां पर बना लेता है और अपने साथ दिल्ली ले आता है। हरिहर और बुक्का पहले वारंगल के जो शासक थे प्रताप रुद्रदेव, इनके सामंत थे और बाद में कंपली के शासक के सामंत ये यहां पर बन गए थे। तो हरिहर और बुक्का किस किस के सामंत रहे, तो पहले वारंगल के राजा के और बाद में कंपली के। कंपली से ही इनको बंदी बनाया जाता है। जब इनको बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया तो इनके ऊपर प्रेशर डाला गया इस्लाम धर्म स्वीकार करने का। तो इन दोनों भाइयों ने दिल्ली में इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, किसने, हरिहर और बुक्का ने। कंपली को जीतने के बाद दक्षिण भारत में अचानक कई सारे विद्रोह होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि अब ये दिल्ली सल्तनत के अधीन था। तो सारे विद्रोहों को दबाना किसकी जिम्मेदारी थी, मोहम्मद बिन तुगलक की। तो कंपली के बाद दक्षिण भारत में अलग अलग जगहों पर विद्रोह होने शुरू हो गए, साथ में कंपली में भी विद्रोह हो गया। अब कंपली के विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का को सेनापति बनाकर दक्षिण के अभियान पर भेज दिया। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जब तुगलक के काल में कंपली में विद्रोह हुआ तो उसने किसको भेजा? इन्हीं दोनों को भेजा था और ये दोनों आकर अपना ही साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं।
ये दोनों कंपीली के विद्रोह को दबा देते हैं, लेकिन इसी दौरान जो हरिहर और बुक्का थे माधव विद्यारण नामक संत के संपर्क में आ जाते हैं। यह क्वेश्चन पेपर में बन चुका है कि किसकी प्रेरणा से इन दोनों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। तो इन संत का नाम आपने याद रखना है, माधव विद्यारण्य। इनके प्रेरणा से, इनके मार्गदर्शन में, इनके आशीर्वाद से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ये दोनों करते हैं। जो ये माधव विद्यारण्य थे, इन्होंने अपने गुरु विद्यातीर्थ की अनुमति ली और हरिहर और बुक्का को दोबारा से हिंदू धर्म में दीक्षित किया, क्योंकि ये दोनों इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुके थे। तो क्वेश्चन बनेगा, इन दोनों को दोबारा हिंदू धर्म में किसने दीक्षित किया? तो आप इनका नाम लेंगे, ठीक है। और हिंदू धर्म में दीक्षित होने के बाद 1336 में हरिहर हम्पी की राज्य की नींव रखता है और यही बाद में विजयनगर की राजधानी और विजयनगर के रूप में फेमस होता है, ठीक है। इसी वर्ष तुंगभद्रा के तट पर अनेगौंडी के निकट विजयनगर शहर की स्थापना करते हैं और संगम वंश की नींव यहां पर रख देते हैं। किसकी प्रेरणा से, किसके आशीर्वाद से? विद्यारण्य की आशीर्वाद से। इन संत का नाम याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। कंपीली से इनको गिरफ्तार किया जाता है, इनको बंदी बनाया जाता है, फिर इस्लाम धर्म स्वीकार करते हैं, फिर वापस आते हैं और इनकी प्रेरणा से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ये दोनों भाई कर लेते हैं। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर और विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा थी तेलुगु। इसको भी याद करना है, ठीक है। तो किस वर्ष हुआ है? 1336। अब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आप ये चीज कभी नहीं भूलोगे कि 1336 में होती है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में होती है, किसकी प्रेरणा से होती है और कौन करता है? हरिहर और बुक्का, ठीक है। अब हम यहां पर बात करेंगे राजवंशों के बारे में। विजयनगर साम्राज्य में कुल राजवंश हुए 4। पहला राजवंश था संगम वंश, जिसके थे हरिहर और बुक्का। ज्यादातर आपको नाम इनका फेमस मिलता है, हरिहर और बुक्का का। क्वेश्चन बनता है, इन दोनों ने कौन सा वंश यहां पर स्थापित किया था? इन्होंने संगम वंश स्थापित किया। 1336 से लेकर 1485 तक लगभग 150 वर्षों तक यह वंश शासन करता है। इस वंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। इसके बाद दूसरा राजवंश आता है सलूव राजवंश। 1485 से लेकर 1505 तक 20 वर्षों तक यह शासन करता है। इस वंश का संस्थापक नरसिंह सालूव था। तीसरा वंश आता है तुलुवा राजवंश। 1505 से लेकर 1570 तक ये शासन करते हैं। इसी के काल में 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है। उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, कौन कौन उसमें शामिल थे। इस वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था और यह काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है और यह काफी इंपॉर्टेंट वंश है, क्योंकि जो विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा थे कृष्णदेव राय, वो इसी वंश के तुलुवा वंश के शासक थे और इन्हीं वीर नरसिंह के छोटे भाई थे, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश था अरविडू वंश। 1570 से लेकर 1652 तक लगभग 80 वर्षों तक यह शासन करता है और इस वंश का संस्थापक तिरुमल था, ठीक है। तो सबसे ज्यादा शासन यह करता है लगभग 150 साल, ये 20 साल के करीब करता है, ये लगभग 60 से 65 साल करता है और ये 80 साल के करीब करता है। अब एक एक करके इन राजवंशों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले संगम राजवंश। पहला राजा हुआ हरिहर प्रथम। संगम वंश का पहला शासक हरिहर प्रथम था। देखिए, स्थापना कौन करते हैं? स्थापना करते हैं हरिहर और इसका भाई बुक्का। लेकिन राजा कौन बनेगा? राजा तो एक ही बनेगा, तो राजा बनता है हरिहर। तो हरिहर प्रथम इस वंश का पहला राजा था। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर इस वंश की स्थापना करते हैं। इनके पिता का नाम संगम था, इसलिए इनके द्वारा जो वंश स्थापित किया गया उसे संगम वंश यहां पर बोला गया। हरिहर प्रथम ने अपनी पहली राजधानी अनेगौंडी को बनाया और दूसरी राजधानी इन्होंने विजयनगर को बनाया। तो विजयनगर की पहली राजधानी अनेगौंडी थी। बाद में जाकर के विजयनगर शहर को इन्होंने और ज्यादा विकसित किया और उसे अपनी राजधानी बनाया और फिर विजयनगर काफी लंबे समय तक राजधानी रहा। इसीलिए ये जो साम्राज्य फेमस हुआ, विजयनगर साम्राज्य के नाम से फेमस हुआ। अगर हम विजयनगर की राजधानियों के क्रम की बात करें तो सबसे पहले राजधानी कहां थी? अनेगौंडी। उसके बाद विजयनगर में राजधानी बनी, बाद में राजधानी पेनुकोंडा में बनेगी तालीकोटा के युद्ध के बाद, और फिर राजधानी चंद्रगिरी में बनती है। तो यह राजधानी का क्रम है विजयनगर का, जो आपको याद करना है, ठीक है।
1346 में हरिहर प्रथम ने होयसल राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। जो होयसल राजवंश था इसको विजयनगर साम्राज्य में किसने मिलाया? आप बताएंगे हरिहर प्रथम ने मिलाया। जो हरिहर प्रथम था ये लगातार विस्तार करना चाहता था विजयनगर साम्राज्य का, तो इसने 1346 में होयसल राजवंश को जीत लिया। अब ये और ज्यादा ऊपर को बढ़ता, उत्तर भारत की ओर बढ़ता। उससे पहले 1347 में आप जानते हैं इधर आपका ये अगर प्रायद्वीपीय भारत है तो इधर आपका विजयनगर था, यहां पर आपका बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो अब विजयनगर साम्राज्य इधर को अपना विस्तार नहीं कर पाता है, तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हो जाती है। हरिहर प्रथम के काल में बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। शुरुआत से ही इन दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। संघर्ष का मुख्य कारण यह था कि यहां पर आपका विजयनगर आपका बहमनी साम्राज्य था और इधर आपका विजयनगर साम्राज्य था। इन दोनों के बीच में कृष्णा नदी जो थी वो सीमा रेखा का काम करती थी और यहीं पर एक क्षेत्र था जिसको बोला जाता था रायचूर का क्षेत्र। ठीक है, रायचूर दोयाब क्षेत्र, और यही विवाद का कारण होता था इन दोनों राजवंशों के मध्य में। संघर्ष का कारण क्या था? जब हमने देखा बहमनी वंश के संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने रायचूर दोआब के किले पर अधिकार कर दिया और यही कारण बनता है, और फिर इसी को लेकर ये लगातार लगभग 200 सालों तक आपस में बार बार लड़ते रहते हैं। ठीक है, तो हरिहर प्रथम के काल से आपके यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक, ये इस वंश का पहला राजा था, विजयनगर का पहला राजा था, इसकी राजधानी अनेगौंडी थी, बाद में इसने विजयनगर को बनाया। तीसरा इंपॉर्टेंट, होयसल राजवंश का विलय इसने अपने विजयनगर साम्राज्य में किया और यहीं पर बहमनी शासकों के साथ इसका विवाद उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब आएगा दूसरा राजा बुक्का प्रथम। ये हरिहर प्रथम का भाई था। जो दो भाई थे ना, हरिहर और बुक्का, हरिहर पहले राजा बना, अब बुक्का गद्दी पर बैठा। ये इसका भाई था। 1356 से लेकर 1377 तक ये गद्दी पर बैठता है। इसने वैदिक धर्म को प्रोत्साहन दिया, वैदिक धर्म को सुरक्षा इसने प्रदान करी और उसके बाद इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण करी। तो विजयनगर का कौन सा राजा वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण करता है? वो है बुक्का प्रथम। इसके अभिलेखों में इसे पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है। इसने वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार शयाणाचार्य को आश्रय प्रदान किया था। तो वेदों के जो फेमस भाष्यकार हैं शयाणा आचार्य, इनको आश्रय किस विजयनगर शासक ने दिया? बुक्का प्रथम ने। तो तीन इंपॉर्टेंट लाइन, ये उपाधि किसने धारण करी, ये उपाधियां किसको कही जाती हैं और इनको शरण किसने दी? बुक्का प्रथम के काल में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, मदुरै का विजयनगर साम्राज्य में विलय। होयसल का विलय किसने कराया? हरिहर प्रथम ने। जो मदुरै था इसका विलय विजयनगर साम्राज्य में बुक्का प्रथम के द्वारा किया गया और यह विजय बुक्का प्रथम की महान विजय मानी जाती है। बुक्का प्रथम ने इस विजय के लिए, देखिए बुक्का प्रथम के पुत्र का नाम था कंपन। ठीक है, इसके बेटे का नाम क्या था? कंपन, और इसकी बहू का नाम गंगा देवी था। दोनों कैरेक्टर इंपॉर्टेंट हैं। इस विजय के लिए मदुरै के ऊपर आक्रमण करने के लिए बुक्का ने अपने बेटे कंपन को भेजा था। तो विलय किसने करवाया है? बुक्का प्रथम ने करवाया है, लेकिन भेजा किसको गया था? अपने बेटे कंपन को भेजा। और गंगा देवी ने, जो इसकी बहू थी बुक्का प्रथम की, कंपन की मदुरा विजय को अपने ग्रंथ मदुरै विजयम में वर्णित किया है। तो मदुरै विजयम किसकी रचना है? गंगा देवी की रचना है। कौन है गंगा देवी? कंपन की पत्नी है। कंपन कौन है? बुक्का प्रथम का पुत्र है और इसी को भेजा था मदुरै को जीतने के लिए। ठीक है, पहली बार तोप का प्रयोग बुक्का प्रथम के द्वारा 1367 में विजयनगर और बहमनी राज्य जो मोहम्मद शाह प्रथम था इनके बीच युद्ध में किया गया। देखिए, कई सारे इतिहासकार मानते हैं कि भारत के अंदर सबसे पहले तोप का इस्तेमाल 1526 में बाबर के द्वारा पानीपत के युद्ध में किया गया, लेकिन कुछ साक्ष्य ऐसे मिलते हैं जिसमें यह प्रमाणित होता है कि पहली बार तोप का प्रयोग बुक्का प्रथम के द्वारा 1367 में किया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा बाबर से पहले तोप के इस्तेमाल का प्रयोग किसने किया था भारत में, तो बुक्का प्रथम को बताएंगे। हालांकि इसने बड़े व्यापक स्तर पर नहीं किया था, इसीलिए इसका नाम ज्यादा नहीं आता है। व्यापक स्तर पर प्रयोग बाबर करता है, लेकिन अगर पूछेगा बाबर से पहले किसके प्रमाण मिलते हैं तो आप बुक्का प्रथम का नाम बताएंगे। बुक्का प्रथम ने बहमनी और विजयनगर के मध्य की सीमा कृष्णा नदी को माना था। ठीक है, तो इन दोनों साम्राज्यों के बीच में कौन सी नदी बहती थी?
कृष्णा नदी। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे था? तुंगभद्रा नदी। इसको भी याद करना है, ठीक है। बुक्का प्रथम ने 1374 में चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। किस विजयनगर शासक ने अपना राजदूत चीन के सम्राट के पास भेजा? तो वो था बुक्का प्रथम। 1374 में ये भेजता है, ठीक है। तो इसके काल की ये इंपॉर्टेंट घटनाएं थी जो हमने देखी। सबसे पहले इसकी उपाधि पता होनी चाहिए, वेदमार्ग प्रतिष्ठापक। दूसरा, इसको पूर्व पश्चिमी दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है। तीसरा, जो भाष्यकार थे श्याणाचार्य, इसके दरबारी थे, इसके दरबार में रहते थे, उनको इसने संरक्षण दिया था। चौथा, मदुरै का विजयनगर में विलय करवाया। पांचवा, तोप का प्रयोग सबसे पहले इसी के प्रमाण हमें मिलते हैं। और साथ में छठवां पॉइंट, चीन के पास इसने अपना राजदूत भेजा था। अब अगला राजा बनेगा हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय यह बुक्का प्रथम का बेटा था। 1377 से लेकर 1404 तक ये गद्दी पर रहता है। महाराजा धीराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण करने वाला विजयनगर का पहला शासक है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला हरिहर द्वितीय ये पहला राजा है विजयनगर साम्राज्य का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। संपूर्ण दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय हरिहर द्वितीय को ही जाता है। इसने जो कनारा वाला क्षेत्र था, मैसूर वाला क्षेत्र था, कांची वाला क्षेत्र था, सबको ये जीत लेता है। तो प्रॉपर विजयनगर साम्राज्य का विस्तार करने का श्रेय किसको जाता है? हरिहर द्वितीय को जाता है, ठीक है। इसको राजव्यास यानी राज वाल्मीकि की उपाधि भी प्रदान की गई है। तो इसने कौन सी उपाधि धारण करी? राजव्यास, ठीक है। यह विद्वानों को संरक्षण देता था और उसी के कारण इसको यह उपाधि यहां पर दी गई थी, ठीक है। बहमनियों से गोवा छीनने वाला पहला शासक भी हरिहर द्वितीय था। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, इसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। तो गोवा सबसे पहले किसने छीना? हरिहर द्वितीय ने छीना, ठीक है। 1404 में हरिहर की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके पुत्रों में सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया, जिसमें आखिर में देवराय प्रथम यहां पर जीत गया। देवराय प्रथम से अगर हम इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करें, इसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया और नहरों का निर्माण किया। तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाने वाला पहला विजयनगर का शासक कौन है? आप बताएंगे देवराय प्रथम। जो देवराय प्रथम था, यह बहमनी शासक फिरोज शाह से पराजित हो गया था। देखिए, जो बहमनी राजा था फिरोज शाह, इसका और देवराय प्रथम के बीच में एक युद्ध होता है। इस युद्ध को सोनार की बेटी युद्ध बोला जाता है और इस युद्ध में देवराय प्रथम पराजित हो जाता है। इसके बाद इसको एक संधि करनी पड़ती है, जिसके तहत ये अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ कर देता है और साथ में जो बांकापुर का क्षेत्र था, ये भी फिरोज शाह को दे देता है। इन युद्ध को सोनार की बेटी युद्ध भी बोला जाता है, तो इसको आपने याद करना है, ठीक है। पराजय के बाद देवराय प्रथम अपनी बेटी का विवाह फिरोज शाह के साथ कर देता है और उसे बांकापुर का क्षेत्र प्रदान कर देता है। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो तेलुगु के फेमस कवि हैं श्रीनाथ, इनको संरक्षण प्रदान करता है देवराय प्रथम। किसने दिया था? देवराय प्रथम ने इनको संरक्षण दिया और इनकी एक फेमस रचना है हरविलास, ठीक है। इटली का जो फेमस यात्री था निकोलो कॉन्टी, ये इन्हीं के काल में विजयनगर साम्राज्य में आता है, ठीक है। निकोलो कॉन्टी कहां का यात्री था? इटली का यात्री था। किसके शासनकाल में उसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करी? तो उसने देवराय प्रथम के शासनकाल में यहां की यात्रा करता है, ठीक है। देवराय प्रथम के बाद गद्दी पर बैठता है देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय 1422 से लेकर 1446 तक गद्दी पर बैठता है। इसको लेकर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है कि इसने गजवेटकर यानी हाथियों का शिकारी उपाधि धारण करी। विजयनगर के किस शासक ने गजवेटकर यानी हाथियों को मारने वाला, हाथियों का शिकारी की उपाधि धारण करी थी? वो देवराय द्वितीय था। इसके अलावा इसने इनवादी देवराय, प्रौढ़ देवराय की उपाधि भी धारण करी। जनता के द्वारा देवराय द्वितीय को इंद्र का अवतार माना जाता था और देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे महान राजा था। अगर पूरे विजयनगर साम्राज्य का पूछेगा तो आप कृष्णदेवराय को बताएंगे, लेकिन अगर सिर्फ संगम वंश का पूछेगा तो देवराय द्वितीय को इस वंश का सबसे महान राजा माना जाता है। इसने यहां उपाधि धारण करी। इसको जनता इंद्र का अवतार मानती थी। इसका जो साम्राज्य था वो श्रीलंका के तट तक फैल चुका था, यानी श्रीलंका के तट तक इसका साम्राज्य पूरा विस्तृत हो चुका था, ठीक है। देवराय द्वितीय ने
कोंड बिंदु का दमन किया और वेलम के शासक को विजयनगर की प्रभु सत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। तो कोंड बिंदु का इसने दमन कर दिया, वेलम के जो राजा थे उनको विजयनगर के अधीन कर दिया। संस्कृत ग्रंथ महानाटक, सुधा निधि और ब्रह्मसूत्र पर इसने भाष्य भी लिखे। तो इन दोनों ग्रंथों के ऊपर भाष्य किसने लिखे? देवराय द्वितीय ने लिखा। ठीक है, देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती करना प्रारंभ किया और 2000 तुर्की धनुर्धरों को अपनी सेना में भर्ती किया। तो मुस्लिमों को सेना में भर्ती करना किसने शुरू किया? देवराय द्वितीय ने, और साथ में इसने 2000 तुर्की धनुर्धरों को भी अपनी सेना में शामिल किया। क्वेश्चन बन सकता है। देवराय द्वितीय को लेकर जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फारस का जो राजदूत था अब्दुल रज्जाक, वो विजयनगर साम्राज्य में आया देवराय द्वितीय के काल में। इन्हीं के शासनकाल में यह विजयनगर में आता है। जो यहां था अब्दुल रज्जाक, या ईरान के शासक यानी फारस के शासक मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप में भारत आया था। तो किसका दूत था? मिर्जा शाहरुख का दूत था। शाहरुख कौन है? ईरान का शासक था। और इसका दूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया देवराय द्वितीय के काल में। इसके अनुसार पुलिस कर्मियों का वेतन वैश्यालियों की आय से दिया जाता था। जो अब्दुल रज्जाक है ये कहता है कि वैश्यों से जो कर प्राप्त किया जाता था विजयनगर साम्राज्य में, उसी में से पुलिस कर्मियों का वेतन दिया जाता था। तो इसको आपने ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट, जो अब्दुल रज्जाक था ये विजयनगर को विश्व का सबसे भव्य शहर बताता है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, इनमें से किस विदेशी यात्री ने विजयनगर को विश्व का सबसे भव्य शहर बताया? आप बताएंगे अब्दुल रज्जाक ने। ठीक है, कवि श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि प्रदान करी। देखिए, कवि श्रीनाथ को संरक्षण किसने दिया था? देवराय प्रथम ने दिया था, लेकिन यह देवराय द्वितीय के काल में भी रहे। देवराय द्वितीय का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था दिनदमा। इस दिनदमा को शास्त्रार्थ में पराजित कर देते हैं कवि श्रीनाथ, और इसी के बाद यहां इनको सम्मानित करता है, इनको कवि सार्वभौम की उपाधि देता है और उनको सोने के सिक्कों से तोलता है, जिसको कनका अभिषेक बोला जाता है। तो किसको यह सम्मान दिया गया? कवि श्रीनाथ को। ठीक है, इसके बाद देवराय द्वितीय के बाद राजा बनता है मल्लिका अर्जुन। ठीक है, 1446 से लेकर 1465 तक यह गद्दी पर रहता है। मल्लिका अर्जुन भी अपने पिता देवराय की तरह गजवेटकर की उपाधि धारण करता है। जो उपाधियां देवराय द्वितीय ने धारण करी थी, प्रौढ़ देवराय, इमादी देवराय, गजवेटकर, वो सारी उपाधियां ये भी धारण करता है। ठीक है, इसके काल में बहमनी शासक अलाउद्दीन प्रथम और उड़ीसा के गजपति शासक कपिलेश्वर ने संयुक्त आक्रमण किया था। इसके शासन काल में चीनी यात्री महायान विजयनगर साम्राज्य में आता है। किसके काल में? मल्लिका अर्जुन के काल में। तो तीन इंपॉर्टेंट बातें जो आपको इसको लेकर याद करनी है। अपने पिता की तरह ही ये सारी उपाधियां धारण करता है। इसी के काल में जो अलाउद्दीन प्रथम और गजपति शासक कपिलेश्वर थे, ये संयुक्त आक्रमण करते हैं और कोंडदेव का किला और उदयगिरी का किला इससे छीन लेते हैं। और चाइनीज यात्री महायान इसी के काल में विजयनगर साम्राज्य आता है। अब राजा बनेगा विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से लेकर 1485 तक राजा रहा। यह संगम वंश का अंतिम राजा था। तो संगम वंश के हम विरूपाक्ष द्वितीय पर आ गए, जो कि अंतिम राजा है। एक एक राजा की हमने डिटेल जानकारी देखी, किसने कौन सी उपाधि ली, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। ज्यादातर आपके जो क्वेश्चन बनते हैं विजयनगर साम्राज्य में दो वंशों से पूछे जाते हैं। संगम वंश जो पहला राजवंश था, और एक तीसरा राजवंश है तुलुवा राजवंश, और उसके बाद यहाँ के प्रशासन से क्वेश्चन बनते हैं। तो यही तीन टॉपिक आपके ज्यादा लंबे हैं, बाकी आपके जो दो वंश हैं उनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। संगम वंश का अंतिम राजा था विरूपाक्ष द्वितीय। जो बहमनी साम्राज्य का वजीर था महमूद गवा, और उड़ीसा के जो नरेश थे कपिलेश्वर, ये दोनों विजयनगर पर फिर से आक्रमण कर देते हैं। बहमनी साम्राज्य ने गोवा, दाबुल, चौल इन पर अधिकार कर दिया, और जो उड़ीसा के गजपति थे इन्होंने दोबारा से उदयगिरी व विजयनगर का जो आंध्र प्रदेश वाला इलाका था उस पर अधिकार कर लेते हैं। यानी एक बार फिर एक बड़ी विजय ये यहां पर प्राप्त करते हैं, और ऐसी विजय ये पहली बार इनको प्राप्त होती है विजयनगर के खिलाफ। अभी तक छोटे छोटे स्तरों पर हो रही थी, लेकिन पहली बार इतनी बड़ी विजय इनको इसी के काल में विरूपाक्ष द्वितीय के काल में प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहां पे इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, केवल यही क्वेश्चन बनता है अंतिम राजा कौन था संगम वंश का? विरूपाक्ष द्वितीय। इसके बाद विजयनगर पर दूसरे राजवंश की स्थापना होती है, सलूव वंश।
सलूव वंश 1485 से लेकर 1505 तक 20 वर्षों तक शासन करता है। अब इसके बारे में देखेंगे। इस वंश का संस्थापक था सालूव नरसिंह। ये संगम वंश के राजाओं का सामंत था। जैसे ही ये देखता है विरूपाक्ष द्वितीय कमजोर हो गया है, ये अपने वंश की स्थापना कर देता है। यहां सालूव वंश का संस्थापक था। 1485 से लेकर 1490 तक ये शासन करता है। इसके गद्दी पर बैठने के कुछ समय बाद ही उड़ीसा के शासक पुरुषोत्तम गजपति ने विजयनगर पर आक्रमण किया और सालूव नरसिंह को बंदी बना लेता है। बाद में सालूव नरसिंह उससे याचना करता है छोड़ने की, तो वो इसको छोड़ देता है, लेकिन उसके कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है परमानेंटली। ठीक है। इस पराजय के बाद सालूव नरसिंह सेना के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है और इसके लिए यह अरब व्यापारियों से अधिक घोड़े आयात करने के लिए उनको प्रोत्साहन देना शुरू करता है, ताकि जितने ज्यादा घोड़े आएंगे उतनी ज्यादा सेना शक्तिशाली होगी। तो घोड़ों को ज्यादा लाने के लिए अरब व्यापारियों को प्रोत्साहन कौन करता है? यही करता है। तो इसको लेकर सिर्फ यही 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा दूसरे और चौथे वंश से आपके ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। इसके बाद गद्दी पर बैठता है इमादी नरसिंह। 1490 से लेकर 1505 तक यह गद्दी पर बैठता है। यह सालूव नरसिंह का उत्तराधिकारी था, उसका बेटा था और यह अल्पायु था। जो इमादी नरसिंह था यह अल्पायु था। इसका संरक्षक कौन था? इसका संरक्षक था नरसा नायक। यह इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। नरसा नायक इसका संरक्षक था। सत्ता जो होती थी मेन, वो नरसा नायक के हाथों में ही होती थी। क्वेश्चन बनेगा नरसा नायक इनमें से किसका संरक्षक था? आप बताएंगे इमादी नरसिंह का। ठीक है। नरसा नायक ने चोल, चेर, पांड्य शासकों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाई, यानी इसने विजयनगर साम्राज्य का विस्तार करना जारी रखा। 1498 में बीजापुर के शासक आदिल खान को भी पराजित कर देता है नरसा नायक। इसी नरसा नायक का पुत्र था वीर नरसिंह। यह वीर नरसिंह इमादी नरसिंह की हत्या कर देता है और विजयनगर पर एक नए वंश की स्थापना करता है, तुलुवा वंश की। कौन करता है? वीर नरसिंह करता है। वीर नरसिंह कौन था? नरसा नायक का पुत्र था। नरसा नायक कौन था? इमादी नरसिंह का संरक्षक था। ठीक है। जो ये करता है यहां पर वीर नरसिंह, इसकी हत्या कर देता है। इस घटना को इतिहास में द्वितीय बलापहार यानी द्वितीय अपहरण बोला गया है। तो इसको आपने याद करना है। इस घटना के बाद सलूव वंश यहां पर खत्म हो जाता है और विजयनगर पर तुलुवा वंश की स्थापना हो जाती है। तो दूसरे वंश से आपके ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, केवल संस्थापक का नाम पूछा जाता है और कार्यकाल का नाम पूछा जाता है, वंश का नाम पूछा जाता है। नरसा नायक का नाम आपको याद करना है, इसी का पुत्र था वीर नरसिंह, जो कि तुलुवा वंश की स्थापना करता है। अब बात करेंगे तीसरे वंश तुलुवा राजवंश के बारे में। तुलुवा वंश 1505 से लेकर 1565 तक यहां पर शासन करता है। इस वंश के सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम शासकों की बात करें तो 2 ही होते हैं। एक है वीर नरसिंह जो कि संस्थापक हैं और दूसरे हैं कृष्णदेव राय। इस वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे। वीर नरसिंह ने भुजबल की उपाधि यहां पर धारण करी थी। इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है। भुजबल की उपाधि धारण करते हैं और ये विवाह कर को हटा देते हैं। विजयनगर साम्राज्य में विवाह कर लगता था। विवाह कर वर साइड से और जो वधु पक्ष होता था दोनों से वसूला जाता था। विवाह कर को हटाने का कार्य कौन करता है? वीर नरसिंह करता है। ठीक है। 1509 तक ये शासन करता है। उसके बाद इसका छोटा भाई कृष्णदेव राय गद्दी पर बैठता है और यही विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा थे। 1509 से लेकर 1529 तक ये विजयनगर पर शासन करते हैं। विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा अगर आपसे पूछा जाएगा, आप कृष्णदेव राय का नाम लेंगे। पूछा जाता है ये किस वंश के थे? ये तुलुवा वंश के थे। ठीक है। इनके काल में विजयनगर के ऐश्वर्य और शक्ति का चरमोत्कर्ष था, यानी विजयनगर की शक्ति, विजयनगर का जो ऐश्वर्य था, इन्हीं के काल में अपने उच्च शिखर पे था। इनके योग्य मंत्री का नाम था सालूव तिम्मा। तो तिम्मा इनके योग्य मंत्री भी थे। ठीक है। जो कृष्णदेव राय थे ये बाबर के समकालीन थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इनको भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा है। तो बाबर ने किसे भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा है? कृष्णदेव राय को कहा है। देखिए बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा, इसके अंदर उसने 5 मुस्लिम राज्य बंगाल, दिल्ली, मालवा, बहमनी और गुजरात और साथ में 2 हिंदू राज्य मेवाड़ और विजयनगर, यानी टोटल 7 राज्यों के बारे में लिखा है। किसने? बाबर ने। और इन सब में सबसे महान राजा कौन था?
कृष्णदेव राय, ये उसने बताया है। तो इसको आपने याद करना है। एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में निम्न में से किन हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है, तो मेवाड़ और विजयनगर, और 5 मुस्लिम राज्यों का भी किया है। इन दोनों को भी आपने याद करना है, ठीक है। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है और इनको अभिनव भोज, आंध्र पितामह, यवन राज्य स्थापनाचार्य, ये सारी उपाधियां किसकी हैं? कृष्णदेव राय की उपाधियां हैं, ठीक है। हजारा मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, चिदंबरम मंदिर का निर्माण भी कृष्णदेव राय के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। इन्होंने अपनी पत्नी की स्मृति में हासपेस्ट नामक नगर भी बसाया। तो ये नगर भी किसने बसाया? कृष्णदेव राय ने। ये सारे मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? हजारा मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, चिदंबरम मंदिर, इन सारे मंदिरों का निर्माण भी कृष्णदेव राय के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। पुर्तगालियों के साथ संधि करने वाला विजयनगर का पहला शासक भी कौन था? कृष्णदेव राय था। क्वेश्चन बनता है इनमें से किस विजयनगर के शासक के पुर्तगालियों के साथ संबंध अच्छे थे? तो वो था कृष्णदेव राय, ठीक है। अदौनी के युद्ध में बीदर के सुल्तान महमूद शाह को ये पराजित कर देते हैं। देखिए, जो बीदर का सुल्तान था महमूद शाह, ये इनके ऊपर आक्रमण करता है, यानी विजयनगर पर आक्रमण करता है। अदौनी नामक जगह के निकट 1509-10 की ये बात है, वो महमूद शाह को पराजित कर देते हैं। युद्ध अदौनी के निकट होता है, इसीलिए इसे अदौनी का युद्ध कहते हैं। तो इसको आपने याद करना है, कब हुआ, किस किस के बीच हुआ और कौन इसमें पराजित हुआ। 1512 के एक युद्ध में बीजापुर का जो शासक था यूसुफ आदिल शाह, ये मारा जाता है। यूसुफ आदिल शाह के मरने के बाद उसका जो वयस्क उत्तराधिकारी था इस्माइल, ये गद्दी पर बैठता है। अब इसको ज्यादा अनुभव था नहीं, तो इस स्थिति का फायदा उठाते हैं कृष्णदेव राय और 1512 में रायचूर और गुलबर्गा पर अधिकार कर देते हैं। इसके बाद ये बीदर पर भी हमला करते हैं। अभी तक तो बीजापुर में चल रही थी कार्रवाई, अब ये दोबारा बीदर पर हमला करते हैं। बहिमनी शासक महमूद को कासिम बारिद के अधिकार से निकालकर दोबारा गद्दी पर बैठा देते हैं। जिसको इन्होंने पहले पराजित किया, अब उसे दोबारा से गद्दी पर बैठा देते हैं और इसी उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण करते हैं। ऊपर हमने देखी थी ना इनकी एक उपाधि, तो वो यहीं से आती है, ठीक है। 1520 तक विजयनगर के सभी शत्रुओं को ये पराजित कर देते हैं। कृष्णदेव राय के काल में पुर्तगाली यात्री एडवर्ड बारबोसा और डोमिंगो पयास ने विजयनगर यात्रा करी थी। कौन कौन से विदेशी यात्री किस किस देश से कब कब भारत आए, विजयनगर में आए, उन सब के बारे में हम भी वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। तो इनके काल में 2 पुर्तगाली बारबोसा और डोमिंगो पयास विजयनगर में आते हैं, ठीक है। कृष्णदेव राय की कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं भी हैं, जिनमें 2 अति महत्वपूर्ण है। एक है आमुक्त माल्याद, किसकी रचना है? कृष्णदेव राय की। और एक है जामवती कल्याणम, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? कृष्णदेव राय की। जो आमुक्त माल्याद है ये इन्होंने तेलुगु में लिखी है और इसमें राजा के कर्तव्यों और आदर्शों की व्याख्या की गई है। किसकी रचना है? कृष्णदेव राय की। किस भाषा में लिखी है? तेलुगु में लिखी है। और इसके साथ साथ ये संस्कृत में जामवती कल्याणम की रचना भी करते हैं, ठीक है। कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज। देखिए, कृष्णदेव राय के काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है, यानी तेलुगु साहित्य का स्वर्णिम काल किसके काल को कहते हैं? कृष्णदेव राय के काल को। तेलुगु के 8 महान विद्वान इनके दरबार में रहते थे और इन्हीं को अष्टदिग्गज बोला जाता था। इनमें सबसे फेमस कौन थे? सबसे प्रमुख थे पेदना, जिनको पेदान भी बोला गया है। ये इन अष्टदिग्गजों में सबसे प्रमुख थे। इनको तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है और इनकी रचना है मनुचरित और हरिकथा सागर। तो ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? पेदाना की हैं। कौन है? जो अष्टदिग्गज थे उनमें सबसे प्रमुख हैं। आपसे सभी 8 के नाम नहीं पूछे जाते कि इनमें से कौन है कौन नहीं है, केवल पूछा जाता है अष्टदिग्गज किसके दरबारी थे, कौन थे? तो तेलुगु भाषा के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे, 8 सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे। किसके दरबारी थे? कृष्णदेव राय के थे। उनमें सबसे प्रमुख पेदना या पेदान थे, ठीक है। और इनकी रचनाएं आपने याद करनी है। जो तेनालीराम रामकृष्णा थे, तेनाली रामकृष्णा, ये भी कृष्णदेव राय के दरबारी थे, इन्हीं अष्टदिग्गज में शामिल थे। इनकी एक इंपॉर्टेंट रचना है पांडुरंग महात्म। ये रचना किसकी है? तेनाली रामकृष्णा की है, ठीक है। तो ये थे कृष्णदेव राय। इनको लेकर जितने आपके क्वेश्चन थे उन सबको हमने यहां पर कवर किया, बिल्कुल टू द पॉइंट, स्टोरी वाइज हम यहां पर देखे। अब बात करेंगे
इनके बाद जो राजा बने अच्युत राय के बारे में। इसके बाद तालिकोटा युद्ध के बारे में बात करेंगे, फिर अराविडु वंश के बारे में, और उसके बाद प्रशासन की ओर हम चलेंगे। कृष्णदेव राय ने अच्युत राय को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। तो देखिए, कृष्णदेव राय ने अपने चचेरे भाई, ये उनके चचेरे भाई थे अच्युत राय, इनको उत्तराधिकारी बनाया। क्योंकि कृष्णदेव राय के केवल एक पुत्र थे, वो भी उस समय 18 महीने का था, तो उन्होंने अच्युत राय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। लेकिन जब कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु के बाद जो राम राय था, ये अपने साले सदाशिव को शासक बनाना चाहता था। कृष्णदेव राय ने किसको बोला? अच्युत राय को। लेकिन जो राम राय है, राम राय कौन है? ये कृष्णदेव राय का दामाद था, ठीक है। तो ये गद्दी पर अपने साले सदाशिव को बैठाना चाहता था। तो इस वजह से अब विजयनगर में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है। गृह युद्ध से बचने के लिए जो ये अच्युत राय थे, राम राय को अपने साथ शासन में शामिल कर लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यानी कि उसको भी अपने साथ पार्टनर ले लेते हैं शासन को चलाने में। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट घटनाएं घटित हुई अच्युत राय के काल में, इसी के समय में पुर्तगालियों ने तूतीकोरिन के मोती उत्पादक क्षेत्रों पर अधिकार कर दिया। तो तूतीकोरिन के जो मोती उत्पादक क्षेत्र थे, पुर्तगालियों ने इन पर अधिकार किया। किसके काल में? अच्युत राय के काल में। अच्युत राय के समय में पुर्तगाली यात्री नूनीस भारत की यात्रा पर आया था। एक और पुर्तगाली नूनीस, ये भारत कब आया? अच्युत राय के काल में। ये घोड़ों का व्यापारी था और इसकी एक किताब है क्रॉनिकल ऑफ फर्नास नूनीस। किसकी किताब है? ऋषि नूनीस की किताब है। अच्युत राय की मृत्यु के बाद सत्ता उसके साले सल्कराज तिस्मल, जिसको तिरुमल भी बोला गया है, उसके हाथों में आ जाती है। जैसे ही अच्युत राय मरता है, अब देखिए इसके साथ कौन शासन कर रहा है? राम राय। तो ये भी गद्दी पर बैठने के लिए बिल्कुल तैयार है। जैसे ही ये मरता है, ये सल्कराज तिस्मल, जो कि इसका साला था, ये गद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन जो राम राय था, ये आदिल शाह के साथ मिलकर षड्यंत्र करता है, इसको पराजित कर देता है और सदाशिव राय को गद्दी पर बैठा देता है। यानी अंततः अपने मन की इच्छा वो पूरी कर लेता है। कौन? राम राय। राम राय को आपने याद करना है, काफी इंपॉर्टेंट ये व्यक्ति है। आगे जाकर के जो तालिकोटा का युद्ध होगा, उसमें महत्वपूर्ण योगदान युद्ध करवाने में भी और युद्ध में नेतृत्व में भी इसी का था, ठीक है। अब गद्दी पर कौन बैठ गया? अब गद्दी पर बैठ गया सदाशिव राय। 1542 से लेकर 1570 तक ये गद्दी पर रहा और तुलुव वंश का ये अंतिम राजा था, ठीक है। कहीं कहीं पर तुलुवा वंश 1565 तक दिया गया है, क्योंकि 65 में तालिकोटा का युद्ध होता है। लेकिन 1570 तक आपका एग्जैक्ट है, क्योंकि सदाशिव को लेकर जो तिरुमल था वो पेनुकोंडा में चला जाता है, वहां पर शासन करता है। लेकिन 1570 में वो इसको हटाकर एक नए वंश आरविडु वंश की स्थापना करता है, उसको हम आगे देखेंगे। तो सदाशिव राय अब गद्दी पर बैठ गया। अब इसके शासनकाल में जो वास्तविक सत्ता थी वो राम राय के हाथों में थी, क्योंकि इसी ने गद्दी पर बैठाया था। यही चाहता था कृष्णदेव राय के जमाने से कि ये गद्दी पर बैठे। राम राय ने अपनी सेना में बड़ी संख्या में मुसलमानों को भर्ती करना शुरू कर दिया। राम राय ने समकालीन दक्षिण की मुस्लिम सल्तनत के आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। तो इसको आपने याद करना है, राम राय उनमें हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है। अब होगी तालिकोटा का युद्ध। तालिकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को हुआ। डेट सहित आपने याद करना है। क्वेश्चन बनता है, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के साथ हुआ? इसी युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। खत्म नहीं होता है, पतन होता है। उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। तालिकोटा के युद्ध को राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं और इसे बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। तो ये सारे नाम किसके हैं? तालिकोटा का युद्ध, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध, ये सारे नाम एक ही लड़ाई के हैं, जो कि 23 जनवरी 1565 में लड़ी गई थी। यह लड़ाई में विजयनगर के विरुद्ध एक सैनिक महासंघ का गठन किया गया था। इस महासंघ में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, इन 4 राज्यों ने एक संघ यहां पर बनाया था, एक ग्रुप यहां पर बनाया था। जो बहमनी साम्राज्य था वो 5 राज्यों में टूट जाता है। 4 ये थे, 5वां था बरार। क्वेश्चन बनता है, कौन सा शामिल नहीं हुआ था विजयनगर के खिलाफ संघ में? वो था बरार। तो इसको आपने याद करना है। क्वेश्चन बनता है, विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण का जो महासंघ था उसमें कौन राज्य शामिल नहीं था? तो 5 इंपॉर्टेंट राज्य थे उस समय, उसमें से 4 शामिल थे, बरार इसमें शामिल नहीं हुआ।
इस महासंघ का नेतृत्व बीजापुर का जो शासक था अली आदिल शाह ये कर रहा था। ठीक है, युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था और युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। अब देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि राजा तो ये है लेकिन नेतृत्व ये क्यों कर रहा है। तो ऊपर से हम पूरी कहानी पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आप जानते हैं राजा ये है लेकिन वास्तविक कौन है, राम राय है। तो दो क्वेश्चन बनेंगे, शासक कौन था उस समय विजयनगर का, आप बताएंगे सदाशिव राय। नेतृत्व कौन कर रहा था, नेतृत्व राम राय कर रहा था, क्योंकि मेन आदमी तो यही है। ऊपर से आप पूरी स्टोरी को सुनते आए हैं। तो ये पूछे जाते हैं कौन कौन शामिल थे, उनका नेतृत्व कौन कर रहा था, युद्ध के नाम, साथ में विजयनगर का शासक और विजयनगर का नेतृत्व। ठीक है, युद्ध की शुरुआत होती है। संघ बनने के बाद जो अली आदिल शाह था ये राम राय से रायचूर, मुगदल, अदोनी वापस मांगता है कि ये हमें वापस कर दिए जाएं। राम राय देने से मना कर देता है और उसके बाद 23 जनवरी को यह लड़ाई होती है जिसमें विजयनगर साम्राज्य पराजित हो जाता है। इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी कौन था, जो चश्मदीद गवाह अगर हम बोले तो वो था सेवेल। इसने वहीं से इस युद्ध को देखा, ये इसका प्रत्यक्षदर्शी था और अपनी किताब अ फॉरगॉटन एम्पायर में ये इसका वर्णन भी करता है। ए फॉरगॉटन एम्पायर किसकी रचना है, सेविल की रचना है, जो कि तालिकोटा युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था। ठीक है, तालिकोटा के युद्ध के बाद सीजर फ्रेडरिक नामक यात्री ने तालिकोटा की यात्रा करता है। तो देखिए, तालिकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। जो विजयनगर शहर था उसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाता है और इस युद्ध के बाद तुरंत बाद यहां का वर्णन करता है, यहां की यात्रा करके अपने विवरणों में इसके बारे में जानकारी देता है सीजर फ्रेडरिक। ठीक है, युद्ध का परिणाम क्या हुआ। देखिए, शुरू में जब युद्ध शुरू हुआ मुस्लिम सेनाओं को राम राय ने पराजित कर दिया, लेकिन उनकी तोपों का कोई जवाब नहीं था राम राय के पास और उनकी तोपों ने राम राय की सेना में तबाही मचा दी। इसके बाद जैसा हमने ऊपर देखा, राम राय ने अपनी सेना में बड़े पैमाने पर मुस्लिमों को भर्ती करना शुरू किया। तो जब युद्ध हुआ, जो मुस्लिम थे इसकी सेना के वो सारे विपक्ष से जाकर मिल गए, तो सेना वैसे ही कमजोर हो गई। राम राय अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह के द्वारा मारा गया। इस युद्ध में राम राय मारा जाता है, किसके द्वारा, अहमदनगर का जो सुल्तान था हुसैन निजाम शाह के द्वारा। ठीक है, इस युद्ध के बाद विजयनगर का जो वैभव था, जो शक्ति थी, वो यहां पर नष्ट हो जाती है। ठीक है, अब क्या होगा, तालिकोटा का युद्ध हमने देख लिया, अब आगे की कहानी को जानते हैं। इस युद्ध के बाद जो सदाशिव था तुलु वंश का राजा तिरुमल, इसको लेकर पेनकोंडा में आ जाता है। 1570 तक सदाशिव यहां पर शासन करता है। ठीक है, अब राजधानी विजयनगर से हटकर कहां आ गई, पेनकुंडा में आ गई। लेकिन 1570 में इसको गद्दी से हटाकर तिरुमल यहां पर शासक बन जाता है और एक नए वंश अराविडु वंश की स्थापना कर लेता है। अराविडु वंश की स्थापना 1570 में होती है, तालिकोटा युद्ध के बाद होती है। तिरुमल ने सदाशिव को लेकर पेनकुंडा को राजधानी बनाया, लेकिन 1570 में तुलु वंश के अंतिम राजा सदाशिव को अपदस्थ करके अराविडु वंश की स्थापना कर दी। जो ये तिरुमल था, इसने पतनशील कर्नाटक राज्य का उद्धारक इस उपाधि को धारण किया। या ऐसे क्वेश्चन बनेगा, पतनशील कर्नाटक राज्य का उद्धारक किसको कहा गया है, तिरुमल को बोला गया है। यह विजयनगर पर अराविडु वंश का संस्थापक था। ठीक है, इसके बाद राज्य बनता है वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय इस वंश का सबसे महान राजा था। इसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। अब राजधानी कहां चली गई, हमने शुरुआत में क्रम पढ़ा था ना कि सबसे पहले राजधानी कहां थी, अनेगौंडी में थी, फिर राजधानी विजयनगर गई, फिर पेनकुंडा में गई और उसके बाद राजधानी चंद्रगिरी में गई। तो सारे क्रम आपने देख लिए, कौन राजधानी कहां लेकर जा रहा है। यह इस वंश का सबसे महान राजा था। वेंकट द्वितीय ने 1598 में ईसाई पादरियों का स्वागत किया और उन्हें अपने साम्राज्य में धर्म प्रचार और गिरजाघर बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करी। क्वेश्चन बनता है, विजयनगर के किस शासक ने पादरियों को या ईसाइयों को चर्च बनाने की अनुमति दी, तो वो था वेंकट द्वितीय। ठीक है, पुर्तगालियों को इसने वेल्लोर में गिरजाघर निर्माण की अनुमति दे दी और साथ में जो डच थे उनको पुलिकट में कारखाना स्थापित करने की अनुमति भी दे दी। स्पेन के राजा फिलिप तृतीय के साथ इसका सीधा पत्र व्यवहार चलता था, यानी पत्राचार चलता था इसका सीधा राजा फिलिप तृतीय के साथ, जो कि स्पेन का शासक था। ठीक है, इसको भी याद करना है, वेंकट द्वितीय। इसी के काल में 1612 में वोडियार ने मैसूर राजवंश की स्थापना करता है।
अब ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब वोडियार के द्वारा मैसूर राजवंश स्थापित किया गया उस समय शासक कौन था? आप बताएंगे वेंकट द्वितीय, क्योंकि वेंकट द्वितीय का काल 1614 में खत्म होगा, यह 1612 में हो रहा है। और यही घटना काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब जो इस वंश का अंतिम राजा था श्रीरंग तृतीय, ये कमजोर होता है, विजयनगर साम्राज्य खत्म हो जाता है और जो पूरा दक्षिण का इलाका था मैसूर राजवंश के साथ या उस पूरे इलाके पर मैसूर राजवंश वोडियार का शासन हो जाता है। और बाद में इसी वोडियार को, इसी मैसूर राजवंश को टेक ओवर कर लेते हैं हैदर अली और उसका पुत्र टीपू सुल्तान। तो ये पूरी कहानी थी विजयनगर साम्राज्य से लेकर टीपू सुल्तान की। वोडियार वंश आ गया, इसी वंश का सेनापति बनेगा आगे जाकर हैदर अली और बाद में वो सुल्तान बन जाता है। ठीक है, वेंकट द्वितीय के बाद राजा बनता है श्रीरंग द्वितीय, उसके बाद रामदेव बनता है, वेंकट तृतीय बनता है और अंत में बनता है श्रीरंग तृतीय। श्रीरंग तृतीय इस वंश का और विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था। तो पहला राजा कौन है विजयनगर साम्राज्य का? हरिहर। और अंतिम राजा कौन है? केवल रंग। कहीं पर इसे रंग लिखा है, कहीं पर श्रीरंग लिखा है, श्रीरंग तृतीय, यह अंतिम राजा है। तो यहां से लेकर यहां तक हमने डिटेल में बात करी और विजयनगर साम्राज्य के खत्म होते ही साम्राज्य पर वोडियार का शासन हो जाता है जो कि मैसूर राज्य का शासक था। ठीक है, अब यहां पर विजयनगर के प्रशासन के बारे में बात करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन हमने सारे वंशों के सभी जो इंपॉर्टेंट राजा थे उनकी डिटेल जानकारी देख ली। प्रशासन भी आपका इसी सिंगल वीडियो में कवर हो जाएगा। केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं। विजयनगर का शासन राजतंत्रात्मक था। ठीक है, यानी कि राजा ही यहां पर सब कुछ होता था, राजा का पद ही सबसे बड़ा होता था। राजा को यहां पे राय बोला जाता था और इसे ईश्वर के तुल्य माना जाता था। ठीक है, युवराज का जब राज्य अभिषेक होता था उसके राज्य अभिषेक को पट्टाधिभिषेकम बोला जाता था। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद कर रखेंगे। ठीक है, प्राचीन काल की भांति राज्य की सप्तांग विचारधारा पर जोर दिया गया था। तो सप्तांग विचारधारा भी यहां पर चलती थी। सप्तांग विचारधारा क्या है? तो देखिए, चाणक्य के द्वारा राज्य के 7 इंपॉर्टेंट अंग माने गए हैं जिनको सप्तांग विचारधारा या सप्तांग सिद्धांत बोला जाता है। चाणक्य के अनुसार किसी भी राज्य के 7 प्रमुख अंग होते हैं। कौन कौन? एक होता है स्वामी यानी राजा होता है, एक होता है आमत्य यानी उसका मंत्री, एक होता है जनपद, एक होता है दुर्ग, एक होता है कोष, एक होता है दंड और एक होता है मित्र। तो ये 7 हैं जिनको सप्तांग बोला जाता है। तो यहां भी उसी विचारधारा पर जोर दिया जाता था। शासक अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी को नामजद कर लेते थे। तो यहां से केवल आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि राजा को क्या बोला जाता था और साथ में प्राचीन काल की भांति यहां पर भी सप्तांग विचारधारा पर जोर दिया जाता था। राज्य परिषद की बात करते हैं या जिसे मंत्री परिषद भी बोला गया है कहीं कहीं पर। यह राजा की शक्ति पर नियंत्रण की सबसे शक्तिशाली संस्था होती थी। कौन? राज परिषद। राजा परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं था, ये सिर्फ परामर्श देती थी, राजा की शक्तियों पर नियंत्रण रखती थी लेकिन राजा इसके परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं था। ठीक है, राजा राज्य के सभी मामलों में, नीतियों में इस समिति से, इस परिषद से परामर्श लेता था लेकिन कोई बाध्यता नहीं थी कि जो ये परामर्श देंगे राजा को मानना पड़ेगा। इस राज्य परिषद में सभी प्रांतों के नायक, सामंत शासक, धर्माचार्य, विद्वान, संगीतकार, कलाकार, व्यापारी सबको इसमें शामिल किया जाता था। राजदूतों को भी इसमें शामिल किया जाता था। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक जिस हॉल में होती थी उसे वेंकट विलास मंडप कहा जाता था। ठीक है, यह क्वेश्चन बन सकता है। मंत्री परिषद के अध्यक्ष को, यानी जो हमने ऊपर देखी ना राज परिषद, इसके अध्यक्ष को सभा नायक बोला जाता था। अब यहां पे से आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। सभा नायक मंत्री परिषद के अध्यक्ष को बोला जाता था। राजा और युवराज के बाद केंद्र का सबसे प्रधान अधिकारी प्रधानी होता था। ठीक है, और इसी पद की तुलना जो मराठा साम्राज्य में पेशवा होता था वही ये प्रधानी होता था। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट अधिकारी हैं जैसे रायसम। रायसम कौन होता था? यह सचिव होता था राज परिषद का। राजा के मौखिक आदेशों को लिपिबद्ध करने का काम कौन करता था? यही रायसम करता था। यानी राजा जो भी आदेश देगा उनको लिखने का कार्य किसका होता था? रायसम का होता था। एक होता था सर्वनायक, यह मुख्य सचिव कहलाता था। एक होता था माने प्रधान, यह गृह मंत्री होता था। ये कुछ इंपॉर्टेंट अधिकारी हैं जो आपको याद करने हैं। इसके अलावा
कवलकरम ये राजमहल की सुरक्षा का अधिकारी होता था। अब विजयनगर की प्रांतीय व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। देखिए, विजयनगर का जो शासन व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, जैसे लगभग चोल साम्राज्य के समान थी। चोलों के बारे में हमने बात करी है, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज भी देखा है। लगभग इनका जो प्रशासन व्यवस्था थी वो चोलों के समान थी, केवल एक व्यवस्था का अंतर था, उसे हम आगे देखेंगे। अगर हम इनके प्रांतीय व्यवस्था को देखें, यानी प्रशासनिक इकाइयों की बात करें, तो सबसे ऊपर होता था साम्राज्य। साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया जाता था। कहा जाता है विजयनगर साम्राज्य पूरा का पूरा 6 प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों को मंडलों में, जिनको कमिश्नरी कहते थे, ठीक है, तो प्रांतों को मंडलों में विभाजित किया जाता था। फिर इन मंडलों को कोट्टम या वलनाडु में विभाजित किया जाता था, यानी जिलों में इनको विभाजित किया जाता था। जिले को क्या बोला जाता था? कोट्टम या वलनाडु। उसके बाद इन कोट्टम या वलनाडुओं को नाडुओं में कन्वर्ट किया जाता था, उसमें विभाजित किया जाता था, यानी तहसील। फिर इन नाडुओं को, तहसीलों को मेल ग्रामों में, यानी 50 गांवों के एक समूह में विभाजित किया जाता था, और फिर एक एक गांव को बोला जाता था उर या ग्राम। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो उर या ग्राम थी, ठीक है। तो सबसे पहले होता था साम्राज्य, साम्राज्य से प्रांत, प्रांत होते थे मंडलों में, मंडल कोट्टम में, कोट्टम नाडुओं में, नाडु आपके मेलग्रामों में, और मेलग्रामों के बाद आपके उर या ग्राम आते थे। सबसे छोटी प्रशासन इकाई कौन है? आपके उर या ग्राम है, ठीक है। अगली है जो इंपॉर्टेंट इनकी व्यवस्था, अयनकार व्यवस्था। यही अंतर है चोल और विजयनगर साम्राज्य की व्यवस्था में, मेन अंतर यहां पर यही है। देखिए, नायनकार व्यवस्था क्या थी? विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक बोला जाता था। इन नायकों को वेतन के बदले विशेष भूखंड दिया जाता था, जिसको अमरम कहते थे, जो इनके पास वंशुनगत होती थी। इस भूमि को अमरम कहते थे और इस भूमि को पाने वाले को अमर नायक कहा जाता था। ये क्वेश्चन बनता है, अमर नायक प्रथा किसमें थी? विजयनगर साम्राज्य में थी, नायनकार व्यवस्था के तहत, ठीक है। और यही एक बेसिक अंतर था विजयनगर और चोल साम्राज्य में। कुछ इंपॉर्टेंट पद्धतियां और हैं, उनको देख लेते हैं। एक है उम्बली पद्धति। ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी आपकी उम्बली पद्धति, ठीक है। अगली है रक्त कौड़गे। रक्त कौड़गे क्या होता था? तो विजयनगर काल में युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने वाले या युद्ध में मृत लोगों के परिवारों को दी गई भूमि को रक्त कौड़गे या रक्त कौड़गे बोला जाता था, ठीक है। यानी जो युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करता था, या अगर युद्ध में कोई मारा गया तो उसके परिवार वालों को जो भूमि दी जाती थी उसको रक्त कौड़गे बोला जाता था, ठीक है। एक भूमि होती थी कुटगी। ये क्या होता था? ब्राह्मण, मंदिर, बड़े भूस्वामी जो स्वयं खेती नहीं करते थे, इस भूमि को अन्य किसानों को पट्टे पर देते थे। इस भूमि को कुटगी बोला जाता था, यानी ऐसी भूमि जिसके मालिक उस पर स्वयं खेती नहीं करते, उस भूमि को पट्टे पर देते हैं, उस भूमि को कुटगी बोला जाता था। कुदी क्या होते थे? विजयनगर काल में खेती में लगे किसान मजदूरों को कुदी बोला जाता था, यानी जो पट्टे पर लेंगे उनको कुदी कहते थे, और जो भूमि दी गई है उसे कुटगी बोला जाता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। जो ये कुदी होते थे, जो ये किसान मजदूर होते थे, किसान भूमि के क्रय विक्रय के साथ ये भी हस्तांतरित होते थे। यानी अगर किसी एक व्यक्ति ने उस भूमि को खरीद लिया तो उस भूमि पर जो जो किसान मजदूर काम कर रहे हैं वो भी उसी के साथ जिसने खरीदा है उसके अधीन हो जाते थे, ठीक है। अगला है भंडारवाद। भंडारवाद ग्राम या भंडारवाद भूमि क्या होती थी? ऐसे ग्राम जिनकी भूमि राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती थी, यानी राजकीय भूमि, जो सरकारी भूमि होती थी उसे भंडारवाद भूमि बोला जाता था। ऐसी भूमि पर राज्य का डायरेक्ट कंट्रोल होता था और इन ग्रामों के किसान, इस भूमि के मालिक किसान राज्य को टैक्स देते थे, ठीक है। एक और भूमि होती थी मान्य भूमि। यह भूमि ब्राह्मणों, मंदिरों, मठों को दान में दी जाती थी, उस भूमि को मान्य भूमि बोला जाता था। एक और व्यवस्था है यहां पर विजयनगर साम्राज्य के अंदर, अयंगार व्यवस्था तो हमने देख ली, अब है अयंगर व्यवस्था। विजयनगर साम्राज्य में ग्रामीण प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषता थी उसकी अयंगार व्यवस्था। इसमें क्या होता था? प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हर ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया जाता था। यानी हर गांव में एक इकाई का गठन कर दिया जाता था, एक टीम बना दी जाती थी अधिकारियों की, और वही उस पूरे गांव का शासन देखती थी। इन ग्रामीण इकाइयों पर शासन के लिए 12 प्रशासनिक
अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था। इन्हीं 12 शासकीय अधिकारियों के समूह को आयंगर बोला जाता था। ठीक है, इनकी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती थी और इनका पद अनुवांशिक होता था। इनको वेतन के रूप में लगान और कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी। ठीक है, ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर ना तो बेची जा सकती थी और ना ही दान में दी जा सकती थी। ठीक है, तो आयंगर व्यवस्था क्या थी? हर गांवों में गांव का शासन सुचारू रूप से चले एक टीम बनाई जाती थी। तो अलग अलग गांवों में टीम बनाई जाती थी। उन टीमों पर नजर रखने के लिए, उन टीमों पर कंट्रोल करने के लिए 12 सदस्य अधिकारियों की एक टीम बनाई गई। उन्हीं के समूह को आयंगर बोला जाता था। ठीक है, इसके जो ये आयंगर है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट अधिकारी होते थे, जैसे जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित अधिकारी, तो वो होता था कर्णिक। ठीक है, कर्णिक या कर्णिकम इसका कहीं पर नाम लिखा गया है। क्या होता था? यह बेसिकली एक लेखाकार होता था जिसका काम होता था जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित दस्तावेजों को रखना। ठीक है, सिंचाई मार्गों की देखरेख करने वाला उसे निक्कर बोला जाता था। साहूकरों, महाजनों और पर्यवेक्षकों क्षेत्र में राजा का प्रतिनिधित्व उसे परिपत्याग बोला जाता था। ठीक है, उसे परिपत्यागार बोला जाता था। पहरेदार जो अधिकारी होते थे, पहरेदार, उनको तलाईयारी बोला जाता था। और राजा और गांव के मध्य जो संपर्क अधिकारी के तौर पर काम करता था उसे महानायका आचार्य बोला जाता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आयंगर जो क्वेश्चन बन सकते हैं, खास तौर पे जो जमीन के क्रय विक्रय का दस्तावेज अपने पास रखता था। तो ये था इनका केंद्रीय प्रशासन। अब इनके स्थानीय प्रशासन की ओर चलते हैं। सभा, नाडु और विजयनगर की स्थानीय प्रशासनिक संस्थाएं थी और यही संस्थाएं आपको चोल साम्राज्य में भी देखने को मिलती हैं। गांवों की सार्वजनिक जमीन को बेचने का अधिकार था। ग्राम सभाएं राजकीय करों को एकत्रित करती थी। जो ग्राम सभाएं यहां पर बनाई जाती थी, जो ये सभा है आपकी, गांवों की सार्वजनिक जमीन को बेचने का अधिकार इनको प्राप्त था। ये राजकीय करों को एकत्रित भी करती थी। ब्राह्मदेय ग्रामों की सभाओं को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। यानी कि देखिए, सभाएं भी 2 प्रकार की होती थी। ब्राह्मणों को अनुदान के रूप में दिए गए गांवों की जो सभा होती थी उसको बोला जाता था चतुर्वेदी मंगलम। और जो गैर ब्राह्मणदेही ग्राम होते थे, यानी कि जो ग्राम ब्राह्मणों को नहीं दिए गए, उनकी सभा को उर बोला जाता था। इन दोनों को आपने याद करना है। ठीक है, नाडु क्या होता था? यह गांव से बड़ी एक राजनैतिक इकाई थी। इसके सदस्यों को नातवार बोला जाता था। ठीक है, तो इसको भी आपने याद करना। ऊपर हमने देखा था ना, जब हमने प्रशासनिक व्यवस्था को देखा, नाडु यानी कि तहसील। ठीक है, अब बात करेंगे विजयनगर की कर व्यवस्था के बारे में। इसके बाद विजयनगर के सिक्कों के बारे में देखेंगे, इनके समाज के बारे में, और फिर महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। विजयनगर में कर व्यवस्था की बात करें, भू राजस्व नगद और भूमि दोनों में वसूल किया जाता था। यानी नगद भी लेते थे और उपज का कुछ भाग भी वसूल किया जाता था। नगद राजस्व को सिद्धादाय कहा जाता था। यह भी इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत भू राजस्व था, यानी लगान था, और इसे शिष्ट कहा जाता था। भू राजस्व से संबंधित विभाग को 98वें विभाग बोला जाता था। और भू राजस्व की जो दर होती थी, उपज का 1/6 से लेकर 1/3 होती थी। ब्राह्मणों के लिए यह दर 1/20 होती थी और मंदिरों के लिए यह दर 1/30 होती थी। तो ये थी इनकी कर व्यवस्था, जिसमें हमने शिष्ट को भी देखा और सिद्धदाय को भी देखा। कुछ प्रमुख कर थे विजयनगर काल के। लगभग यही कर आपके चोल साम्राज्य में भी थे। जैसे मुख्य भूमि कृषि कर जो होता था उसे कदमई, कुड़ीमे या कदमाप बोला जाता था। चारागाह कर को तदली बोला जाता था। पशु कर को केड़ा काक्सू बोला जाता था। वृक्ष उपवन जो जंगलों पर कर लगता था उसे मरमजाड़ी बोला जाता था। व्यवसाय कर को कढ़ाईवारी बोला जाता था। चुंगी कर को यहां पर दायम बोला जाता था। दलाली शुल्क यहां पर तरगु के नाम से जाना जाता था। बुनकरों पर जो टैक्स लगा होता था उसे तारी यारी बोला जाता था। लोहार पर लगाकर करबून वंशुक बोला जाता था। ठीक है, इसके अलावा गढ़रिया पर जो टैक्स लगता था उसे नल्लेरूर बोलते थे। क्वेश्चन बन जाएगा विजयनगर साम्राज्य में नल्लेरूर क्या था, तो आप बताएंगे गढ़रियों पर लगा गया टैक्स। पुलिस कर भी था जिसको अर सुसुवंत्रम बोला जाता था। विजयनगर साम्राज्य में विवाह कर भी लिया जाता था। विवाह कर दोनों पक्षों, वधु और वर दोनों से लिया जाता था। हालांकि विधवा विवाह से कोई भी कर नहीं लिया जाता था।
वैश्य या वैश्यालयों से प्राप्त कर से पुलिस को वेतन दिया जाता था, जैसे हमने ऊपर देखा। विजयनगर के सिक्कों के बारे में बात करें, सोने के सिक्कों को विजयनगर में वराह बोला जाता था, ये सबसे ज्यादा फेमस थे। ठीक है, विजयनगर की जो मुद्रा होती थी उसे पैगोडा भी कहते थे, जो ये वराह है इसी को पैगोडा भी कहते थे। सोने के छोटे सिक्कों को प्रताप और फड़म कहा जाता था। ठीक है, तो जो बड़े सिक्के होते थे सोने के और सबसे फेमस वो था वराह, इसी को पैगोडा भी कहते थे, लेकिन जो छोटे सिक्के होते थे इनको प्रताप और फड़म कहते थे। चांदी के सिक्कों को तार कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में विदेशी मुद्राओं का भी चलन यहां पर होता था, जिनमें प्रमुख विदेशी मुद्राओं की अगर हम बात करें तो पुर्तगाली मुद्रा कुजरेडू, इटली की मुद्रा फ्लोरीन और डुकेट और फारस की मुद्रा दिनार यहां पर चलती थी। इनको याद करेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा कौन मुद्रा किस देश की है। हरिहर के स्वर्ण सिक्कों पर हनुमान और गरुड़ की आकृति का अंकन मिलता है। सदाशिव के सिक्कों पर हमें लक्ष्मी नारायण की आकृतियों का अंकन मिलता है। तुलुवा वंश के सिक्कों पर हमें बैल, गरुड़, उमा महेश्वर, वेंकटेश, बालकृष्ण की आकृतियां मिलती हैं और अराविडू के सिक्कों पर हमें वेंकटेश, शंख चक्र आदि की आकृतियां हमें देखने को मिलती हैं। इतना डिटेल में नहीं जाता कि किसके सिक्कों पर किसकी आकृति है, लेकिन शुरुआत की जो ये आपकी 4 लाइनें हैं इनको आपको याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब विजयनगर साम्राज्य के समाज के बारे में बात करेंगे। सेकंड लास्ट टॉपिक है आज की इस मैराथन वीडियो का। समाज जो था विजयनगर का वो शास्त्रीय परंपराओं पर आधारित था। विजयनगर साम्राज्य वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। जो 4 वर्ण होते थे, इन 4 वर्णों में ब्राह्मणों को सर्वोच्च माना जाता था। इनको अनेक विशेष अधिकार प्राप्त थे और उन्हीं में से एक था कि इनको मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता था, यानी कैद कर सकते थे, उम्र कैद कर सकते थे, लेकिन मृत्यु दंड इनको नहीं दिया जाता। ये आपने याद करना है। ठीक है, विजयनगर में अगर हम दास प्रथा की बात करें तो विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश्वग बोला जाता था। ठीक है, जो इटली का यात्री आया था निकोलो कॉन्टी, वो विजयनगर में दास प्रथा का विस्तृत विवरण यहां पर देता है। तो विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी और यहां पर मनुष्यों के क्रय विक्रय को बेसवाग या वेश्वग बोला जाता था। स्त्रियों की दशा की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों की दशा सम्मानजनक थी। यह एकमात्र ऐसा साम्राज्य था जिसने विशाल संख्या में स्त्रियों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया था। ठीक है, विजयनगर में देवदासी प्रथा का भी प्रचलन था। देवदासी प्रथा भी यहां पर प्रचलित थी। मंदिरों में देव पूजा के लिए रहने वाली स्त्रियों को देवदासी बोला जाता था। ठीक है, इनको सरकार वेतन देती थी, सरकार यानी राजा इनको वेतन भी देता था इनके जीवन के लिए। इनका काम क्या होता था? देव पूजा यहां पर करना। विजयनगर में प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा विवाह को कर मुक्त किया गया था विजयनगर साम्राज्य में, यानी विधवा विवाह भी यहां पर होता था और उसमें से कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। सती प्रथा यहां पर प्रचलित थी, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, सती प्रथा यहां पर प्रचलित थी, लेकिन यह स्वैच्छिक थी, तो उसने बड़े स्तर पर और उतने कठोर ढंग से यहां पर लागू नहीं थी, स्वैच्छिक थी। बाल विवाह यहां पर एक सामान्य प्रथा थी। तो कई सारी हमने देखा, दास प्रथा प्रचलित थी, पर्दा प्रथा नहीं प्रचलित थी, विधवा विवाह होता था, टैक्स फ्री था, सती प्रथा थी लेकिन स्वैच्छिक थी, बाल विवाह यहां पर एक सामान्य प्रोसेस थी। ठीक है, यानी इसका भी प्रचलन यहां पर था। विजयनगर साम्राज्य में 4 प्रकार के न्यायालय थे, जिसमें तिथिष्ठा, चल, मुद्रिता और शास्त्रिता हमें मिलते हैं। इनमें से किसी का भी नाम दे देगा पेपर में और बोलेगा विजयनगर साम्राज्य में ये क्या थे, तो आप बताएंगे न्यायालय थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे विजयनगर से जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हमने बात कर ली है, सभी राज्य प्रशासन के बारे में बात करी, राजाओं के बारे में बात करी, कहानी की तरह हम पढ़ते हुए आए हैं एक सिंगल वीडियो के अंदर। अब कुछ इंपॉर्टेंट बिल्कुल फैक्ट्स हैं जो आपको यहां पर याद करने हैं। ठीक है, सबसे पहला, विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था? तो विजयनगर में सैन्य विभाग को कदाचार बोला जाता था। ठीक है, इस विभाग के उच्च अधिकारी को दंडनायक या सेनापति बोला जाता था। टकसाल विभाग को विजयनगर साम्राज्य में क्या कहते थे? टकसाल विभाग को जोरी खाना बोला जाता था। ठीक है, एक चीज थी विजयनगर साम्राज्य में जिसे बोला जाता था गंडपेंद्र। ये क्या होता था? यह पैर में पहने जाने वाला कड़ा था और युद्ध में वीरता का प्रतीक इसको माना जाता था। क्वेश्चन बनेगा विजयनगर साम्राज्य में पैर में पहने जाने वाले कड़े को क्या कहते थे? तो गणपेंद्र इसको बोला जाता था। विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख त्योहार क्या था? तो विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख त्योहार महानवमी थी। ठीक है,
यक्ष ज्ञान नृत्य का विकास विजयनगर साम्राज्य काल में ही हुआ। यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि यक्षगान किस काल में विकसित हुआ? विजयनगर काल में विकसित हुआ। लिपाक्षी कला, विजयनगर साम्राज्य की एक स्वतंत्र चित्रकला शैली यहां पर विकसित हुई और विजयनगर में जो चित्रकला विकसित हुई उसी को लिपाक्षी कला बोला गया। यक्षिणी शैली की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य में नृत्य और संगीत की एक मिश्रित शैली भी विकसित हुई, इसी को बोला गया यक्षिणी शैली। तो यक्षगान हो गया, लिपाक्षी हो गया, यक्षिणी हो गया, ये तीनों क्या क्या हैं? तीनों आपको याद करने हैं, ठीक है। व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को पीर वीर पंजाल बोला जाता था, ठीक है। तो जो व्यापार में निपुण लोग होते थे उनको वीर पांजाल कहते थे। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा यहां पर बोला जाता था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में नंदिना गढ़ी लिपि का प्रयोग होता था। तो कौन सी लिपि का इस्तेमाल होता था? नंदिना गढ़ी। नव विजित प्रदेशों में निर्मित किलों को पदाई पर बोला जाता था। तो विजयनगर राजाओं के द्वारा जो नए राज्य यहां पर जीते जाते थे उनमें जो किलों का निर्माण कराया जाता था उनको पदाई पर बोला जाता था। संस्कृत में नारायण विलास पुस्तक विरूपाक्ष के द्वारा लिखी गई। जो विरूपाक्ष द्वितीय था, संगम वंश का अंतिम राजा, इसके द्वारा लिखी गई संस्कृत पर एक किताब नारायण विलास, ठीक है। विजयनगर राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशेष अभिलक्षण था। तो कल्याण मंडप किससे संबंधित है? मंदिर निर्माण से, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह कालीकट था, जहां का स्थानीय शासक कौन था? जमोरिन था, ठीक है, जो वास्को डी गामा का स्वागत करता है। परिजात हरण की रचना नंदीतिम के द्वारा करी गई। महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद प्रारंभ ननैया के द्वारा किया गया था। तो महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद करना किसने शुरू किया? ननैया ने शुरू किया, लेकिन ये इसको पूरा नहीं कर पाता है, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम का तेलुगु भाषा में अनुवाद वीरभद्र ने किया था। संगीत सूर्योदय की रचना लक्ष्मी नारायण ने करी। यह कृष्णदेव राय का दरबारी संगीतकार था। जो संगीत सूर्योदय है इसकी रचना कौन करता है? लक्ष्मी नारायण। और किसका दरबारी था? कृष्णदेव राय का। विजयनगर साम्राज्य में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र वीणा था। विजयनगर साम्राज्य में सबसे अधिक निर्यात काली मिर्च का होता था और सबसे ज्यादा आयात घोड़ों का होता था। यानी विजयनगर साम्राज्य सबसे ज्यादा क्या बेचता था बाहर के देशों को? काली मिर्च। और सबसे ज्यादा क्या मंगवाता था? घोड़े। विजयनगर साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण आयातित वस्तु घोड़े ही होते थे, ठीक है। हाथियों का आयात श्रीलंका और पेगू से किया जाता था, ठीक है। तो हाथी श्रीलंका से आते थे, घोड़े विदेशों से मंगाए जाते थे। अब अंतिम टॉपिक, विजयनगर साम्राज्य में आए हुए विदेशी यात्री कौन कब आया था? ये क्वेश्चन बनते हैं, किसके काल में आया था? निकोलो कॉन्टी हमने ऊपर देखा था 1420 में इटली से आया था, देवराय प्रथम के काल में। अब्दुल रज़ाक की बात करें, यह फारस से आता है 1442 में, देवराय द्वितीय के काल में। डोमिंग पयास की बात करें, पुर्तगाल से आया था 1515 में, कृष्णदेव राय के दरबार में। सिर्फ इन दोनों का याद करना है, बाकी सारे के सारे पुर्तगाली हैं। बारबोसा की बात करें, यह भी पुर्तगाल से आया, उसी काल में आया, कृष्णदेव राय के दरबार में। नूनीज आया, यह भी पुर्तगाली था, 35 में आया, 1500 अच्युत राय के दरबार में। और फिर आया था सीजर फ्रेडरिक, पुर्तगाली था, सदाशिव राय के दरबार में आया 1565 में, तालीकोटा के युद्ध के बाद। तो इसको आपने याद करना है। तो ये थे विजयनगर आए हुए प्रमुख विदेशी यात्री, इनको लेकर भी आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी एक सीरीज है डीप क्लासेस जीके की, जिसमें हम हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी थी, लेकिन आपका विजयनगर साम्राज्य दक्षिण का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट साम्राज्य है, मध्यकालीन भारत का एकमात्र हिंदू साम्राज्य है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, यहाँ के राजाओं को लेकर के, इनके प्रशासन को लेकर के, वंशों को लेकर के, किसने कितना शासन किया, पूरी जानकारी हमने यहाँ पर एक कहानी के तौर पर देखी। सभी फैक्ट्सों को मैंने एक सिंगल वीडियो के अंदर यहाँ पर इंक्लूड किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम बहमनी साम्राज्य के बारे में इसी प्रकार डिटेल से बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।